solution of common salt and water is taken the solution of common salt and water is taken in a china dish and heated gently by using a burner. And heated gently by using the solution of common salt and water is taken in a china dish and heated gently by using a burner. Next point we can. The water present in salt solution will form water vapors. The water present in salt solution will form present in salt solution will form water vapors and escape into atmosphere and escape into atmosphere. Then all the water present in the solution of common salt all the water present in the solution of common salt and water all the water present in the solution of common salt and water gets evaporated then common salt is left behind in the china dish. Then common salt is left behind in the china dish. And this is how water and salt are separated. नेक्स्ट पॉइंट पर लिखें द इवेपोरेटेड वाटर can be recovered. The evaporated water can be recovered by condensation of water vapors. By condensation of water vapors.
वाटर वेपर जो इवेपोरेट हो रहे हैं उनको कंडेंस करके मतलब कोई एक अरेंजमेंट लगाकर उनको ठंडा करने का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ठंडा करने का अगर उनको कोई अरेंजमेंट होगा तो वो जितने भी वाटर वेपर्स हैं उनका जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा वो एकदम से ड्रॉप्स करके पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो चाइना डिश में बचेगा वो तो बच जाएगा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बच जाएगा, और जितना भी वाटर इवेपोरेट हुआ है वो कंडेंस होकर अलग से हम पानी अलग कर सकते हैं, मतलब पानी अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेपरेशन बाय इवेपोरेशन ये हमारा थर्ड प्रोसेस था। फोर्थ प्रोसेस नोट करें, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है हमारा प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। फोर्थ है, सॉरी फोर्थ। The process of cooling a hot, इसमें लिखिए the process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. Is called crystallization. The process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, अच्छा प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है? प्योरीफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर कोई एक सब्सटेंस बन गया, ठीक है। जैसे अलग अलग तरीके की डाइज होती हैं, डाइज का मतलब अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, एक कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि उस फिक्स प्रोपोर्शन में आप मिक्स करेंगे सारे के सारे कलर्स को तो आपका इंक बन जाएगा। वो जो फाउंटेन पेन में जो इंक डाली जाती है वो वाली इंक, ठीक है, तो वो इंक बन जाएगी। तो वो जो तरीका होता है कि सारे के सारे हमने अलग अलग तरीके की इंक ले ली और उसको मिक्स करा तो एक कलर की कोई इंक बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि उसमें से उन अलग अलग कलर्स को अलग अलग कर दिया जाए, तो क्या तरीका है? उसी को प्योरीफिकेशन बोलते हैं। प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है कि एक ही तरीके का सब्सटेंस हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल नोट करें। एग्जांपल, impure copper sulfate can be purified by the method of crystallization. To obtain pure copper sulfate.
to obtain pure copper sulfate. Impure copper sulfate can be purified by the method of crystallization to obtain pure copper sulfate. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं. इम्प्योर कॉपर सल्फेट है मतलब उसमें क्या इम्प्योरिटी है? उसके अंदर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास ना एक गिलास में दूध है, तो हमने क्या करा कि हमने उसके अंदर चीनी मिला दी, तो फिर वो दूध जो है वो प्योर नहीं रहा, वो इम्प्योर हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गंदी चीज़ हमने उसमें मिला दी, इम्प्योर मतलब अपवित्र हो गया वो, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के अंदर अलग अलग तरीके की डाइज मिली हुई हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स मिले हुए हैं, तो हम उनको अलग अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं. ठीक है ना, जैसे मिल्क है और मिल्क के अंदर शुगर हमने घोल रखा है, तो हम शुगर और मिल्क को अगर अलग अलग करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये प्योरीफिकेशन प्रोसेस हो गया. जैसे हमने मतलब सेपरेशन को प्योरीफिकेशन भी बोल देते हैं. ठीक है ना, सेपरेशन को ही प्योरीफिकेशन भी बोल देते हैं. जैसे पानी में नमक मिला हुआ था, नमक अलग कर दिया और पानी अलग कर दिया, तो अब हमने कहा कि अब मेरे पास जो सॉल्ट बचा है इट इज़ प्योर सॉल्ट, ये सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं है, मतलब ये प्योर नहीं है, ये बोल देते हैं. ठीक है, मतलब आ सकता है ना ये चीज़ आपके दिमाग में कि भाई जो तीन आपने प्रोसेसेस करें उनमें तो सब में आपने सेपरेशन 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 शब्द का यूज़ करा है. यहाँ पर प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है? प्योरीफिकेशन का मतलब भी सेपरेशन ही है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें दिस कैन बी डन एज फॉलोज. This can be done as follows. First है, take about 10 grams of impure copper sulfate. पहला स्टेप है, take about 10 grams of impure copper sulfate. Copper sulfate and dissolve it in minimum amount of water in a china dish. And dissolve it in minimum amount of water dissolve it in minimum amount of water in a china dish to make copper sulfate solution. To make copper sulfate solution आपने क्या करा, फिर आपने लगभग 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया और कॉपर सल्फेट को थोड़े से आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ली आपने पानी की और उसमें उसको घोल दिया ताकि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाए. ठीक है ना, भाई शुगर को भी पानी में घोलते हैं ताकि शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाए, नमक को पानी में घोलते हैं ताकि सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाए, और कॉपर सल्फेट को भी आपको पानी में घोलना है ताकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाए. ठीक है, अच्छा एक डायग्राम बनाएंगे इसका. यहाँ पर ऐसे ना क्रॉसेस लगा देना इस तरह से. क्रॉसेस का मतलब क्या है कि हमने ना एक वायर की बनी हुई एक जाली रख दी है यहाँ पर. जाली समझते हैं, वायर की बनी हुई एक जाली हमने यहाँ पर रख दी है.
बर्नर हो गया। ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ये फ्लेम हो गया। ये हो गई एक वायर की बनी हुई जाली। जाली को क्या बोल देते हैं? गेज। वायर गेज, GAUGE। उसके ऊपर एक बीकर रख दीजिए। इसके ऊपर हमने एक बीकर रख दिया। स्पीकर के ऊपर एक चाइना डिश रखिए। चाइना डिश रख दिया। ये है पानी, सिर्फ पानी है इसमें और कुछ नहीं। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। ये स्टीम है। और इसके अंदर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये गर्म करने का एक तरीका है। इसको जो है ना, इसको वाटर बाथ बोल देते हैं। वाटर बाथ का मतलब ये नहीं है पानी से नहाना। वाटर बाथ का मतलब ये हो गया कि आपने नीचे एक बीकर रख दिया और उस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब उसको हमने धीरे यहाँ से गर्म करना शुरू करा। नीचे हमने एक बर्नर लगा दिया तो उसकी फ्लेम से वो गर्म होना शुरू हो गया। तो जब वो गर्म हो रहा है ना, तो उसमें से ना स्टीम निकल रही है। उसकी जो भाप है, उसकी भाप से वो धीरे 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 करके वो गर्म हो रहा है। वो सुना होगा ना स्टीम्ड मोमोज। स्टीम्ड मोमोज खाए होंगे, है ना? तो वो जो स्टीम्ड मोमोज हैं वो यही है। स्टीम्ड राइस जो है वो यही है। तो उसमें किसी चीज़ को डायरेक्ट फ्लेम पर गर्म नहीं करा जाता। उसमें किसी भी चीज़ को किसी पानी की स्टीम से गर्म करा जाता है। ठीक है? तो ये हमने क्या करा, ये ना जेंटल वार्मिंग के लिए होता है कि आप धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो। आप ये नहीं कर रहे हो कि आपने एकदम से उसके नीचे एकदम से आपने फ्लेम लगा दी कि सीधा उसको जला ही दिया। वो नहीं कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फिल्टर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फर्स्ट पॉइंट को बोला
filter the copper sulfate solution to remove insoluble impurities. To remove insoluble impurities. Heat the copper sulfate solution gently on a water bath. Heat the copper sulfate solution gently on a water bath to evaporate water and obtain a saturated solution. To evaporate water and obtain a saturated solution. And obtain a saturated solution. उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, this can be tested by dipping a glass rod in hot solution This can be tested by dipping a glass rod in hot solution from time to time. In hot solution from time to time. Full stop. When small crystals form on the glass rod, the solution is saturated. When small crystals form on the glass rod, the solution is saturated. The solution is saturated. Full stop. Then stop heating. अभी समझाऊंगा क्या चीज़ है ये. Then stop heating. Allow the hot saturated solution of copper sulfate to cool slowly. Allow the hot saturated solution of copper sulfate Allow the hot saturated solution of copper sulfate to cool slowly. To cool slowly.
crystals of pure copper sulfate are formed crystals of pure crystals of pure copper sulfate are formed full stop. Impurities remain behind in the solution. Impurities remain behind in the solution. और सिक्स्थ स्टेप लिखिएगा, सिक्स में लिखिए, सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन separate the copper sulfate crystals from solution by filtration from solution by filtration and dry. अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे इसको ना धीरे धीरे, मतलब इसको धीरे धीरे इसके पास स्टीम पहुंचती है, स्टीम से धीरे धीरे ये चाइना डिश गर्म होनी शुरू होती है। तो जब धीरे धीरे होता है तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा का सारा जो इसका पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाए और फिर वही कॉपर सल्फेट बन जाए। अब कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में बेसिकली होता क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें किसी भी तरीके की कोई और चीज़ अगर मिक्स्ड है तो उसको कैसे अलग अलग करा जाए। मेरे पास प्योर कॉपर सल्फेट कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। अब जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो इसका इवेपोरेशन है वो भी धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसमें ना जैसे खाना पकाते हैं और खाना जब बनता है तो उसको धीरे धीरे ऐसे चमचे से चलाते रहते हैं, तो ऐसे ही एक पतली सी ग्लास रॉड लेंगे और ग्लास रॉड से ऐसे इसको स्टिर करते रहेंगे, धीरे धीरे डुबोएंगे, डिप करेंगे उसको, इसमें थोड़ा सा घुमाएंगे और घुमाकर फिर उसको वापस निकालेंगे। जब हम वापस निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि जितना भी उसके अंदर पानी है वो सारा का सारा फिसल के नीचे गिर गया है, अब ग्लास रॉड पर कुछ भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं अभी इसको और इवेपोरेट होने की ज़रूरत है। हमने थोड़ी देर बाद उसको फिर घुमाया, फिर उसको डिप करा था अंदर, डिप करके घुमाया, फिर उसको ग्लास रॉड को बाहर निकाला, फिर देखा फिर सारा पानी फिसल कर नीचे गिर गया। फिर हमने उठाया तब हमने देखा कि छोटे छोटे से कुछ क्रिस्टल्स डॉट 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 कुछ क्रिस्टल्स अब वो उस पर चिपकने लगे ग्लास रॉड पर। इसका मतलब क्या है कि अब जो है ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये सैचुरेट होने लगा है। सैचुरेट का मतलब क्या है कि अब इसमें फर्दर कॉपर सल्फेट ऐड नहीं करा जा सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा था, अब थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर और कॉपर सल्फेट ऐड नहीं करा जा सकता, ये तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं है ये चेक करने का बेस्ट तरीका है कि आप धीरे धीरे उसको गर्म करिए और फिर ग्लास रॉड डिप करके देखते रहो। ग्लास ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ग्लास पर फ्रिक्शन ना के बराबर होता है। फ्रिक्शन ना के बराबर होगा तो कोई भी चीज़ उस पर रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं, स्लिप करके नीचे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा
कि फिर जरा सी देर बाद फिर मैंने घुमा कर देखा, अब मैं देख रहा हूँ कि उस पर और सॉलिड क्रिस्टल्स जो हैं वो चिपकने लगे हैं, चारों तरफ चिपकने लगे हैं। हम तभी इस बर्नर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और जब बर्नर को ऑफ करेंगे तो ये पानी का टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होगा। इसी तरह से स्टीम जो निकल रही थी वो स्टीम जनरेट होनी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे ये ठंडा होने देंगे इसको। अलाउ इट टू कूल डाउन स्लोली। फिर धीरे धीरे गर्म हुआ था तो धीरे धीरे उसको ठंडा होने देंगे। फिर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम ये देखेंगे कि उसमें जैसे सॉलिड पत्थर के टुकड़े होते हैं ऐसे 4-5 टुकड़े बचेंगे उसके अंदर, और साथ में पानी बचेगा, और पानी के साथ में जो भी चीज़ होगी, जो भी सॉल्यूशन होगा, उस सबको हम ये कह देंगे कि ये कॉपर सल्फेट नहीं है, ये इम्प्योरिटी है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम उसको फिल्ट्रेशन यानी कि हम उसको छान लेंगे। छानेंगे तो हमारे पास छोटे 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 पत्थर के टुकड़े आ जाएंगे। वो जो पत्थर का टुकड़ा होगा, जितने भी टुकड़े होंगे, उन सबको ही हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्योर कॉपर सल्फेट आ गया। और जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी पीछे रहेगी, समझ गए, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि भाई अगर इसमें इवेपोरेशन करेंगे तो क्या होगा। इवेपोरेशन क्या है कि इवेपोरेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितना भी पानी आपने मिलाया था कॉपर सल्फेट में, वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। कॉपर सल्फेट बचेगा, कॉपर सल्फेट विद दोज इम्प्योरिटीज़ जो पहले से उसके अंदर मौजूद थी। कॉपर सल्फेट के अंदर कोई छोटे छोटे आइटम्स और भी मिक्स थे जो हमें नहीं पता था। तो इवेपोरेशन करते ही पानी रैपिडली बाहर की तरफ इवेपोरेट हो जाएगा, और जैसा इनिशियली हमारे पास कॉपर सल्फेट था वैसा ही कॉपर सल्फेट आ जाएगा। प्योर कॉपर सल्फेट नहीं कह सकते उसको, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है क्रिस्टलाइजेशन में, और क्रिस्टलाइजेशन का बेनिफिट होता है ओवर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होता है, स्लो है लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होता है। ये बेटा आपने इधर और एक डायग्राम और बना लीजिए कि लास्ट में हमको, अच्छा ये जो पेन है ना, इसके अंदर रिफिल डलती है ना शायद, तो वो तुम्हारी डिब्बी रह गई थी कि इधर एक छोटी सी डिब्बी है, पता नहीं किस बच्चे की रह गई, उसके अंदर 3-4 रिफिल्स हैं। मैंने पूछा क्योंकि तुम ये वाला पेन यूज़ करते हो ना, इसलिए। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद डायग्राम कैसा दिखाई देगा। हाँ जी, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। यही 2-3 इसके प्रोसेसेस बचे हुए हैं। फिर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स है, उसमें दो प्रोसेस है बस। इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे बताएं? फिजिक्स। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। अगर इसमें बीच में किसी भी बच्चे के नोट्स थोड़े बहुत कहीं पर भी कुछ मिस हो गए हो तो बता देना, इसके रिटर्न नोट्स भी हैं मेरे पास। यही सब जो आपको लिखवाया है यही मैंने खुद बना दिया।
इम्प्योरिटीज़ विद वाटर बोलो या सिर्फ इम्प्योरिटीज़ से बोलो, वाटर भी तो एक इम्प्योरिटी है, उसमें ऐड करा गया ऐसी चीज़ जो वो खुद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बचे, जो छोटे छोटे पत्थर से बना रखे हैं, ये बचा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। और बाकी जो लिक्विड सॉल्यूशन है उस पूरे लिक्विड सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटीज़। अगला नोट करेंगे सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट है सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। एक मिनट का टाइम दो, आ रहा हूँ। पानी पीना किसी को? नहीं? जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, तो टिश्यू पेपर के जैसे ही एक पेपर होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। प्रॉपर्टी कुछ कुछ वैसी ही होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ गीला हो गया, कहीं पर कोई चीज़ गिर गई, तो हम उसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल देते हैं ताकि वो एकदम से उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इसी तरीके से टिश्यू पेपर से थोड़ा सा मोटी क्वालिटी का पेपर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। मैं अभी टॉपिक अगला करने वाला हूँ क्रोमेटोग्राफी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। अब क्रोमेटोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। वो
कोई भी लिक्विड हो, किसी भी चीज़ को वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो नोट करेंगे इसमें, ये मैं मिटा रहा हूँ। और ये वाला जो है, ये किस वजह से, ये वाला जो टॉपिक है सेपरेशन बाय क्रोमैटोग्राफी, इसमें हमें क्या करना है कि इंक का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर इंक का एग्जांपल लेंगे। अगर कभी फाउंटेन पेन की कोई आपने इंक देखी हो, तो फाउंटेन पेन की जो इंक बॉटल है उसका आप क्या करना कि किसी भी कहीं पर भी एक उसकी बूंद गिरा कर, हाथ पर ही गिरा लेना चाहे, और उसको धूप में ले जाकर ऐसे ऐसे करके देखना, थोड़ा सा ऐसे कि लाइट अलग अलग एंगल पर उस पर स्ट्राइक करे। तो तब आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ ब्लू कलर नज़र नहीं आता, उसमें कलर्स बहुत अलग अलग सारे नज़र आते हैं। लेकिन जब हम पेपर पर उसको लिखते हैं तो वो पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंक है, वो इंक जब वाइट कलर के साथ कंबाइन होती है, सेपरेट जो इंक भी एक मिक्सचर है, अलग अलग तरीके का कलर्स का मिक्सचर है, अलग अलग तरह के कलर की डाइज का मिक्सचर है। तो वो जब कंबाइन होती है, वाइट पेपर पर आती है, तो वाइट पेपर पर आने पर वो क्या होता है कि वो बिल्कुल ब्लू कलर उनको दिखाई देता है। अच्छा, एक नोटबुक होती है, आपने देखा होगा, जैसे अखबार का कागज़ होता है ना, न्यूज़पेपर का, तो रफ नोटबुक होती है। रफ नोटबुक आपने देखा भी होगा, काफ़ी सस्ती आ जाती है। तो उस पर आप बॉल पेन से लिखेंगे तो बड़े आराम से लिखा जाता है। लेकिन अगर हम इंक पेन से लिखते हैं ना, तो उस पर इंक जो है ना फैलती है, वो उस पर प्रॉपरली इम्प्रिंट नहीं हो पाती अच्छे से। तो वो उस पर क्या होती है, वो उस पर सेपरेट होने लगती है। तो इस वजह से बॉल पेन ही सिर्फ जो आपकी रफ नोटबुक है उस पर बॉल पेन काम करता है। तो अब ऐसा ही कुछ इसमें देखेंगे कि वो जो पेपर होता है ना, जो रफ नोटबुक वाला पेपर होता है, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है, उस पर एक इंक की बूंद आप टपका कर देखना, तो वो ना ऐसे फैल जाती है। तो फैलने का मतलब ही क्या है कि वो जो पेपर है, वो उस पेपर जो है वो इंक को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो उसी तरीके का पेपर होता है ये क्रोमैटोग्राफी। तो नोट करिए, क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक मेरी आवाज़ आ रही है आप दोनों को, आयुष और सूर्यांश? आयुष आवाज़ आ रही है? लिखिएगा, chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids or more dissolved solids or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities. In very small quantities. Next point लिखें, there are many types of chromatography. There are many types of chromatography, but the simplest form is the
simplest form is the paper, but the simplest form is the paper chromatography. Is the paper chromatography. Full stop. Next लिखेंगे this separation is based on the fact that this separation is based on the fact that though two or more substances are soluble in the same solvent, though two or more substances are soluble in the same solvent, say water, but their solubilities may be different. Say water, but their solubilities may be different. May be different. Next point. Lactic is a mixture of several colored substances lacking is a mixture of several colored substances which can be separated by paper chromatography. Which can be separated by paper chromatography. ठीक है जी, इतना नोट करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। एक हमारा इसमें बचता है डिस्टिलेशन, और फिर हमारा बचता है दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के दो तरीके हैं। बस हमारे 3 मेथड्स बचे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आप लोग तैयार रहना कि मैं वेडनेसडे या फिर थर्सडे को आपका मोशन का टेस्ट लूँगा। ठीक है, वेडनेसडे या फिर थर्सडे, तो 2 क्लासेस इसकी हैं। केमिस्ट्री की भी 2 क्लासेस होगी, ये ट्यूसडे को होगी आपकी, एक तो ट्यूसडे को पड़ेगी क्योंकि कल मैथ्स कराएंगे, एक ट्यूसडे को पड़ेगी, एक थर्सडे को पड़ेगी। तो नेक्स्ट फ्राइडे में, ठीक है, तो आप तैयार रहना उसके लिए, मोशन का टेस्ट। ठीक है, जिसको भी जितना भी आता है ढंग से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीक कल से ही शुरू है, आज संडे है। ठीक है, चलिए।